हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक पर आते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? अगर कोई आर रेजिस्टेंस का सर्किट किसी वी वोल्टेज के सोर्स के साथ टी टाइम तक ऑपरेट किया जाए तो इसमें करंट फ्लो करता है आई। ये आई करंट इसमें हीट पैदा करता था। हम कह सकते हैं व्हेन करंट इज पास्ड इन अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सम टाइम हीट इट हीट्स अप, यानी ये गर्म हो जाता है। जब किसी वायर में आप करंट पास करवाते हैं किसी टाइम तक तो वायर गर्म हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अगर हम देखें जो हीट प्रोड्यूस होगी इस वायर में वो डिपेंड करती है तीन फैक्टर पर। इसमें कितना करंट पास हो रहा है इस करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, यानी करंट पासिंग पर डिपेंड करती है हीट फ्लोइंग। ये सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस का सर्किट है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कम रेजिस्टेंस का सर्किट है तो कम हीट प्रोड्यूस होती है। और तीसरा फैक्टर होता है टाइम ऑफ फ्लो, कितनी देर तक हमने उसमें करंट पास करवाया, कितनी देर तक करंट फ्लो किया, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर तीनों फैक्टर को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास आता है H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करता हूं तो मेरे पास आता है K इंटू H इक्वल्स टू K इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। प्रैक्टिकली ये K एक होता है, यूनिट होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कुछ यूजेस हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं इसके? सबसे पहले जो इनकैंडेसेंट बल्ब है हमारे घरों में, जो पीले वाले बल्ब लगे होते हैं, पीले वाले मींस जिनमें एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो बल्ब वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को यूज करके ही अपना काम करते हैं। जब करंट पास कराते हैं हम टंगस्टन से तो उसमें हीट पैदा होती है और ये हीट उसमें ग्लो पैदा करती है। दैट्स व्हाई वो लाइट देता है। टंगस्टन ही हम क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन इनकैंडेसेंट बल्ब में यूज करने का एक रीजन है कि जब टंगस्टन में करंट पास किया जाता है तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट होती है वो 90% लाइट में और 10% हीट में कन्वर्ट होती है। यानी जब टंगस्टन हीट अप होता है तो ज्यादा लाइट निकालता है एज कंपेयर टू हीट रेडिएशंस। दैट्स व्हाई। दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन और गीजर, टोस्टर, समथिंग एल्स। तो ये सब भी हमारे हीटिंग डिवाइसेस हैं। इन हीटिंग डिवाइसेस में एक अलॉय का नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, यूरेका या मैग्नेनिन का एक फिलामेंट लगा होता है। इस फिलामेंट को जब हम करंट पास करवाते हैं तो इसमें हीट पैदा होती है और ये ग्लो करने लगता है, रेड हॉट हो जाता है। तो ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ही एक यूज है। अब यहाँ पर एक रीजन आता है कि हम क्यों हीटिंग डिवाइसेस में एक्सक्लूसिवली अलॉय के ही फिलामेंट यूज करते हैं। अलॉय की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अलॉय एक तो ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर टंगस्टन को आप हवा में गर्म कर देते तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो बर्न कर जाता है। बट अलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होता। अलॉयज का रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट their temperature coefficient of resistance is negligible। alloys का temperature coefficient of resistance negligible होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनमें करंट पास करवाते हैं तो इनमें हीट पैदा होता है और जैसे जैसे हीट पैदा होगा इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, यानी उसकी हीटिंग कम हो जाती है। बट अलॉयज के केस में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। मैंने बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट नेग्लिजिबल है, तो हम जब उसमें करंट पास करवाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस एज यूजुअल बना रहता है, वो चेंज नहीं होता। यानी ये डिवाइसेस कांस्टेंट हीट देते हैं। तो कांस्टेंट हीट देते हैं। अगर मैं यही काम किसी मेटल फिलामेंट के साथ करूंगा तो इनिशियली उसमें हीट बहुत ज्यादा पैदा होगी, लेकिन विद टाइम ये हीट घटती चली जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। नाउ तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो फ्यूज होते हैं हमारे, ये सेफ्टी डिवाइस है। व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज जनरली मेड ऑफ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन को मिला के एक अलॉय तैयार करते हैं जिसके फ्यूज बनाए जाते हैं। किसी भी फ्यूज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। किसी भी फ्यूज का हाई रेजिस्टेंस की वजह से जब इसमें करंट पास होगा तो इसमें हीट पैदा होगी और ये हीट इसकी करंट रेटिंग तक इसको सरवाइव कराती है। करंट रेटिंग का मतलब होता है किसी भी फ्यूज से पास होने वाला मैक्सिमम करंट। जो एक फ्यूज से, एक वायर से मैक्सिमम करंट सेफली पास हो सकता है विदाउट बर्निंग इट इज कॉल्ड इट्स करंट रेटिंग।
तो जब भी फ्यूज में करंट इसकी रेटिंग से ऊपर जाता है तो इसमें इतनी हीट पैदा हो जाती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता है और ये जल जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। इस तरह से जो हमारे वैल्यूएबल अप्लायंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो बच जाते हैं बिफोर दिस। फ्यूज अपने आप को बर्न कर लेता है और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो दिस इज ऑल। नाउ हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी सर्किट में कोई एक्सटर्नल सोर्स जब करंट फ्लो करवाता है तो उसको कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ईएमएफ और अगेंस्ट द वोल्टेज डेवलप्ड ऑन इट। So this amount of work done by a source of EMF in maintaining flow of current in a circuit for a given time is called electrical energy। किसी भी सोर्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन है जो वो अगेंस्ट द EMF करता है इन द मेंटेनिंग करंट फ्लो। नाउ E इक्वल्स टू W बाय डेफिनेशन यही कहता है। अगर मैं कहूं एक R रेजिस्टेंस का सर्किट है जिसमें हमने V वोल्ट का एक EMF सोर्स लगाया है, एक बैटरी सोर्स लगाया है, I इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू V इंटू Q, क्योंकि हमें पता है वर्क डन होता है वोल्टेज टाइम्स चार्ज, और E इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। बट हमें पता है क्योंकि Q इक्वल्स टू I इंटू T होता है, इसलिए मैंने Q को IT से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला आता है। नाउ अगर मैं V को IR से रिप्लेस कर दूं तो यही फॉर्मूला लिखा जाता है, E इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। अगर मैं I को V अपॉन R से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास फिर फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल इन SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल। एक जूल का मतलब होता है 1 कूलम वोल्ट, यानी अगर 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले सर्किट में पास कराया जाए 1 सेकंड में, तो इसको हम कहते हैं इसका 1 जूल का पार्ट 1 जूल, यानी 1 जूल इक्वल टू 1 कूलम इनटू वोल्ट। इलेक्ट्रिक एनर्जी सेड टू बी 1 जूल इफ 1 कूलम चार्ज passes through it in at 1 volt। Now कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आर, kWh। आमतौर पर हम इसको 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इसको BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहता है। BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 kWh यानी 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको मैं 3.6 मेगा जूल भी कह सकता हूं। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 3.6 मेगा जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आर, जो होता है 3.6। 1 किलोवाट आर का मतलब क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर। एक इलेक्ट्रिक पावर, electric power is the amount of electrical energy consumed or dissipated per unit time by a source। इलेक्ट्रिक पावर किसी भी सोर्स की पर सेकंड जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या तो वो पैदा करता है या वो उसको कंज्यूम करता है, उसको हम कहते हैं उसकी पावर। पावर इक्वल्स होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। मैं मान लेता हूं एक R रेजिस्टेंस का सोर्स जो V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाया है और करंट I प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सी, हमें पता P इक्वल टू E अपॉन T। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था E इक्वल टू होता है V इंटू I इंटू T। सो P इक्वल्स टू V I T डिवाइडेड बाई T से T कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा P इक्वल्स टू V इंटू I, यानी पावर इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट। नाउ अगर मैं V को I R से रिप्लेस करता हूं तो P इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R, और जब मैं इस I को रिप्लेस करता हूं V अपॉन R से तो फॉर्मूला बन जाता है V स्क्वायर अपॉन R। तो मेरे पास अभी तक पावर के 4 फॉर्मूले बन के आते हैं। एक पावर होता है P इक्वल्स टू E अपॉन T, दूसरा V इंटू I, तीसरा I स्क्वायर इंटू R, और चौथा V स्क्वायर अपॉन R। ये चारों फॉर्मूले अलग अलग टाइम पर लगेंगे। जब मुझे एनर्जी गिवन है, टाइम गिवन है, तो इस फॉर्मूले से पावर कैलकुलेट करेंगे।
जब मुझे या तो वोल्टेज पता है और करंट पता है तो मैं इस फॉर्मूले से पावर कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे सिर्फ सर्किट का करंट फ्लोइंग और उसमें रेजिस्टेंस बताया हुआ है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। बट समटाइम्स उसने सिर्फ और सिर्फ आपको वोल्टेज बताई होती है और सर्किट का रेजिस्टेंस बताया होता है, तब भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ इट कम्स टू द यूनिट्स ऑफ पावर। पावर के डिफरेंट यूनिट्स क्या हैं? सबसे पहले हम इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट इज वॉट। वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। अगर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की मैं बात करूं 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और इसको अगर मैं इस फॉर्मूले के साथ जाऊं तो यहां से एक यूनिट वोल्ट एम्पियर भी बनता है, जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड में अक्सर जो आजकल हम डिवाइसेस खरीद के लाते हैं तो उनकी पावर वाट के बजाय वोल्ट एम्पियर में लिखी होती है, वीए में लिखी होती है। आप किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पर ग्रिड की जो पावर है वो केवीए में लिखी होती है, एमवीए में लिखी होती है, जीवीए में लिखी होती है। किलोवाट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर और गीगा वोल्ट एम्पियर। दिस वे दिस इज द ट्रेंडिंग यूनिट नाउ। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कमर्शियली बेचे जाते हैं उनकी पावर किलोवाट में बताई जाती है, और 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। हम कुछ दूसरे तरह की पावर भी कमर्शियली देखते हैं, वो होती है मैकेनिकल पावर। जितने भी हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस हैं लाइक ट्रैक्टर्स, कार्स, ट्रक्स और दूसरे इसी तरह के डिवाइसेस, उन सब की जो पावर है मैकेनिकल पावर वो हॉर्स पावर में बताई जाती है, और एक हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट पावर एंड वी कैन हैव देयर यूनिट्स। नाउ वी टॉक अबाउट पावर रेटिंग। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग क्या होता है? किसी भी अप्लायंस के पावर रेटिंग का मतलब है उसके पावर एंड वोल्टेज स्पेसिफिकेशंस। अक्सर आपने बल्ब्स के ऊपर देखा होगा, लिखा होता है 100 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 110 वोल्ट और समथिंग लाइक दिस। तो किसी भी अप्लायंस पर लिखे पावर वोल्टेज के स्पेसिफिकेशन को उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग कहा जाता है। एग्जांपल है 100 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि जब इस बल्ब को मैं 220 वोल्ट की वोल्टेज पर, फुल वोल्टेज सप्लाई पर ऑपरेट करूंगा तो ये पर सेकंड आपका 100 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा, यानी ये 100 वोल्ट का पावर कंज्यूम करने वाला है। अगर इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मैं 110 वोल्ट के सर्किट वोल्टेज पर अप्लाई करता हूं, इसको यूज करता हूं, तो ये 50 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा पर सेकंड, यानी हम कहेंगे इसका वोल्टेज स्पेसिफिकेशन ही है। तो इसी तरह से आप दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पावर रेटिंग भी देख सकते हैं। इसके बाद हम एक नए टॉपिक पर आते हैं जो जस्ट उसका रेफरेंस हमें रखना है, उसको कोई डिराइव नहीं करना है या इसका कोई स्पेशल नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। वो है पावर कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे बल्ब को उठा के मैंने सीरीज बना दिया या उनको पैरेलल लगा दिया। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जब हम सीरीज अप्लाई करते हैं तो उसका पावर का क्या होता है, लेट अस सी। जब हम सीरीज की बात करते हैं, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, पावर, टोटल पावर इन सीरीज अगर मैंने n अप्लायंसेस लगाए हैं तो रेसिप्रोकल होके जुड़ जाएगी 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3 एंड सो अप टू pn। यानी पावर इन सीरीज का फॉर्मूला वही है जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का है। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास n अप्लायंसेस हैं जिनकी हर एक की पावर p है, तो टोटल पावर इन सीरीज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी p/n, यानी पावर रिड्यूस हो जाती है जब हम सीरीज एप्लीकेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स में पावर रिड्यूस हो जाती है। जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला बन जाता है वही फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का सीरीज में, यानी पावर इन सीरीज तो घटी थी बट पावर इन पैरेलल यहां पर जुड़ जाती है, यानी एड अप हो जाती है। तो पावर इन पैरेलल इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो अप टू pn। n अप्लायंसेस को मैंने जोड़ा है अलग अलग पावर के, तो सबका पावर जुड़ जाएगा इन पैरेलल। एक बार फिर अगर मैं मान लूं कि मैंने n अप्लायंसेस कनेक्ट किए हैं जिनकी हर एक की पावर p है,
तो फिर इनका क्या होगा, पावर इन पैरेलल विल बी n टाइम्स ऑफ P, यानी जितने भी अप्लायंसेस सिमिलर पावर के मैंने जोड़े हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक की पावर को, और ये बनेगा हमारे पास पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दिस वे वी कैन से इन पैरेलल सीरीज पावर एड्स अप, पावर इंक्रीजेस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर डिक्रीजेस। ग्लो और फ्यूजिंग ऑफ बल्ब्स इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक अलग तरह के क्वेश्चंस हमें बोर्ड में देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं 4 bulbs 3 bulbs आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, विच बल्ब ग्लोज द मोस्ट और विच बल्ब फ्यूज द फर्स्ट। यहाँ पर ये ग्लोइंग और फ्यूजिंग के क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मैंने माना है सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 बल्ब है जिनका पावर रेटिंग है P1V, P2V, P3V, तीनों सिमिलर वोल्टेज ऑपरेटिंग बल्ब है, तीनों के अलग अलग पावर है। इनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों बल्ब का है। इसको मैंने किसी V वोल्ट के सोर्स के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट में करंट I जाता है, ये करंट I क्योंकि सीरीज है सभी को बराबर करंट मिलने वाला है, तो सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपको जो अप्लायंसेस मिलते हैं उनके पावर्स भी सेम नहीं होते और उनके वोल्टेज ऑपरेशन भी सेम नहीं होते। यानी मैं कहूंगा कि पावर रेटिंग P1V1, P2V2, P3V3 है, तो ऐसे केस में आप सीधे सीधे यहाँ पर V को कांस्टेंट ना लेके V1/P1, V2/P2 और V3/P3 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली रेजिस्टेंस देखना है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू V²/P1, R2। इस सारे को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आती है, एज V इज कांस्टेंट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी पावर के रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस। हम कहते हैं बल्ब में ग्लो, ग्लो मतलब हीटिंग, मोर ग्लो मोर हीटिंग, तो द बल्ब विच इज हैविंग द मैक्सिमम ग्लो विल हैव टू प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट, और हीट प्रोड्यूसिंग का फॉर्मूला होता है I² × R × D। क्योंकि तीनों बल्ब में सिमिलर टाइम में करंट जा रहा है इसलिए D कांस्टेंट हो गया। सीरीज है, सीरीज में बल्ब में पास होने वाला करंट भी एट ए टाइम सेम ही होगा, तो करंट इज सेम इन सीरीज। सो हम कह सकते हैं एक ही फैक्टर है जो हीट को डिसाइड कर रहा है, वो है R, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बट हमें R रेयरली दिया जाता है, हमें दिए जाते हैं पावर। हमें पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो R को मैंने 1/P से रिप्लेस किया, यानी I कैन से द बल्ब विद मिनिमम पावर हैज द मैक्सिमम ग्लो। जिस बल्ब का पावर मिनिमम होगा उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और हेंस वो मैक्सिमम ग्लो करेगा इन सीरीज। अगर सर्किट में करंट एक्सीड करता है तो सबसे पहले यही बल्ब फ्यूज होगा। क्वेश्चन कहता है कि 3 बल्ब कनेक्टेड थे, सर्किट में करंट एक्सीड किया, आउट ऑफ द 3 विच बल्ब फ्यूज द फर्स्ट, तो सबसे पहले वही बल्ब फ्यूज करेगा जिसका पावर मिनिमम, या मैं कहूं जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। नाउ कम टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने माना 3 बल्ब P1, P2, P3 पावर के वोल्टेज V ऑपरेशनल वोल्टेज पर हमने कनेक्ट किए एक V वोल्टेज के सोर्स के अक्रॉस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 है। अब हमें पता है R1 इक्वल टू V²/P1, R2 इक्वल टू V²/P2 और R3 इक्वल टू V²/P3 होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहां से हमें रिलेशन साफ साफ दिख रहा है। ग्लो एक बार फिर पहले की तरह, ग्लो मतलब हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है I² RT, बट हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी हम कह सकते हैं, वो था V²/R × T, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज सेम रहता है इन पैरेलल, इसलिए मैं यहां पर इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर करूंगा। और तो इसको भी कह सकते हैं द बल्ब विद द मिनिमम रेजिस्टेंस ड्रॉज मैक्सिमम करंट। जब मैं इस फॉर्मूले में जाऊंगा तो R भी सेम नहीं है और करंट भी सेम नहीं है, तीनों में करंट अलग अलग है। बट क्योंकि R सिंगल पावर और करंट डबल पावर में, तो जिस बल्ब में करंट मैक्सिमम जाएगा उसकी ग्लो मैक्सिमम होगी, और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा। तो हम यहां से भी कह सकते हैं कि जिस बल्ब का करंट मैक्सिमम होगा उसकी ग्लो सबसे ज्यादा होगी, और वो बल्ब होगा मिनिमम रेजिस्टेंस वाला, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि मुझे पता है R पावर के रेसिप्रोकल था, इसलिए मैं कह सकता हूं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो पैरेलल में जो ग्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ बल्ब होगी, जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी
वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिस बल्ब की पावर कम होगी वो कम ग्लो करेगा। अगर करंट एक्सीड करे सर्किट में तो जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी पैरेलल में वही बल्ब सबसे पहले फ्यूज करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट करना पड़ सकता है हमें। तो एक बार फिर मैं इसको समराइज कर देता हूं। ये सारी चीजों को भूल के सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है। सीरीज में वो बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका पावर मिनिमम होगा। पैरेलल में वो बल्ब सबसे पहले फ्यूज करेगा या सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका पावर मैक्सिमम होगा। नाउ हम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ईटा। व्हाट इज एफिशिएंसी? किसी भी सोर्स की एफिशिएंसी उसकी आउटपुट और इनपुट पावर के रेशियो को कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स इज कॉल्ड आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। किसी भी सोर्स की एफिशिएंसी को बीटा से डिनोट करते हैं, ईटा इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर मैं आउटपुट पावर को पीओ से और इनपुट पावर को पीआई से डिवाइड करूं, डिनोट करूं, तो मेरे पास ईटा इक्वल्स टू द पीओ बाय पीआई। बट हमें पता आउटपुट पावर होता है वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, और इनपुट पावर होता है ईएमएफ टाइम्स ऑफ करंट। ईएमएफ ई, यहां पर ये ई हमारे पास ईएमएफ है और ये हमारे पास टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR होता है और ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R इंटू I होता है। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट पावर ऑफ द डिवाइस इज सेड टू बी R divided by R plus small r. R is external resistance, small r is the internal resistance of the source. Now maximum efficiency of a source. किसी भी सोर्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? कोई भी सोर्स अपनी पावर मैक्सिमम यूज करेगा, अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम करेगा जब उसमें आउटपुट मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम आउटपुट आने की कंडीशन होती है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। So eta equals to R divided by R plus R और it can be 1/2। और अगर मैं इन परसेंटेज टर्म्स बात करूं तो ये 50%। तो किसी भी सोर्स की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है 50%, यानी व्हेन ए सोर्स इज बीइंग यूज्ड इट कैन डिलीवर इट्स मैक्सिमम एनर्जी अप टू द 50%, यानी किसी भी सोर्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।